इस वीडियो में हम क्लास 9th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। सीबीएसई की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीजें पढ़ेंगे ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस ना हो और एग्जाम में तुम फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आखिर होती क्या है। अपने मैसेज को दूसरों तक इफेक्टिवली और आसानी से पहुंचा पाने की एबिलिटी को ही कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर तुम अपनी बात दूसरों के सामने अच्छे से रख पाओगे तो उससे तुम्हें काफी सारे बेनिफिट्स होंगे। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से तुम बेहतर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाओगे, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या प्रोफेशनल। अपनी बातों को जब तुम जल्दी से और सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाओगे तो उससे तुम्हारे और लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, और क्योंकि तुम क्विकली अपना मैसेज शेयर करना जानते हो तो उससे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करके तुम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। जब तुम्हें पता होगा कि अपनी बातों को दूसरे लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। सेशन नंबर 1, इंट्रोडक्शन to communication. The word communication comes from the Latin word communicare, meaning to share. कम्युनिकेशन शब्द का मतलब ही शेयर करना है, फिर चाहे बात हो अपने इमोशन शेयर करने की या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करने की, वो सभी कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाता है। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो एक लड़का अपनी दोस्त से पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, और दोस्त रिप्लाई में बताती है कि वो घर जा रही है, आई एम गोइंग होम। तो इस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हमें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है ताकि हम बाकी लोगों को जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए या किसी को कोई डिसीजन लेने के लिए मना पाए। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी वाले भैया को सब्जी के साथ धनिया फ्री देने के लिए मनाना, या फिर किसी को प्रपोज करना हो। इन सभी केसेस में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, वरना धनिया फ्री में नहीं मिल पाएगा ना। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल के 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है सेंडर। सेंडर वो व्यक्ति होता है जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस की शुरुआत करता है। मैसेज उस इंफॉर्मेशन या कंटेंट को कहते हैं जिसे सेंडर शेयर करना चाहता है। चैनल वो माध्यम होता है जिसके थ्रू सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाता है। जैसे टेलीफोन एक माध्यम हो सकता है जिससे हम अपनी बात दूर बैठे किसी व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। वो व्यक्ति जो मैसेज रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं। मैसेज भेजने वाला सेंडर और रिसीव करने वाला रिसीवर, सिंपल। और मैसेज के रिप्लाई में जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर सेंडर को वापस भेजता है उसे फीडबैक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने दोस्त को कॉल करते हो और पूछते हो कि यार 9th तो पूरी हो गई, मुझे 10th बोर्ड का काफी डर लग रहा है, तू कहाँ से तैयारी करेगा। जिसमें तुम्हारा दोस्त बोलता है कि पीडब्ल्यू है तो डर क्यों रहा है, उड़ान बैच में आ जा, उधर सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट्स देखें तो फर्स्ट इज सेंडर, जो कि इस केस में तुम हो जिसने कम्युनिकेशन इनिशिएट करी, और तुम्हारा मैसेज जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में था, और चैनल है तुम्हारा फोन कॉल जिससे तुमने अपना मैसेज अपने दोस्त तक पहुंचाया, और तुम्हारा दोस्त है रिसीवर और उसके रिप्लाई को हम कहेंगे फीडबैक। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, उसे देखते हैं। पर्सपेक्टिव्स यानी नजरिया, दुनिया को देखने का एक तरीका जो कि कुछ आइडियाज और बिलीफ के बेसिस पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे नजरिए से देखे तो हो सकता है तुम अपने फादर को या अपने टीचर को काफी स्ट्रिक्ट मानते हो, तो जब वो फ्रेंडली भी होते हैं तब भी तुम्हें लग सकता है कि वो तुम्हें डांट ही रहे हैं, जबकि वो तो काफी पोलाइट होते हैं। इस तरह पर्सपेक्टिव्स कभी कभी हमारी कम्युनिकेशन को निगेटिवली अफेक्ट करते हैं। जैसे तुम मानते हो कि तुम्हारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर ये भी तो हो सकता है कि वो उतने स्ट्रिक्ट ना हो जितना तुम सोचते हो। कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के पोटेंशियल बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे लैंग्वेज एक बैरियर हो सकती है उन लोगों के बीच में जिन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती। मान लो तुमसे कोई स्पेनिश में बात करने लग जाए और तुम्हें सिर्फ हिंदी आती है, तो इस केस में कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज एक बैरियर है। और दूसरा बैरियर हो सकता है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन में जब विजुअल्स ही अच्छे से ना मौजूद हो तो एक्चुअल मैसेज जो शेयर होना चाहिए था वो शेयर नहीं हो पाता। इसका बेस्ट एग्जांपल है साइन बोर्ड्स या वार्निंग्स। जैसे तुमने भी देखा होगा उन दीवारों पे जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर थूकना अलाउड नहीं है, और नहीं जो वर्ड होता है उसे कुछ लोग इरेज कर देते हैं, तो नई वार्निंग फिर चेंज होकर बन जाती है कि यहाँ पर थूकना अलाउड है। इस केस में विजुअल्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए बैरियर बने, और एक्चुअल मैसेज जो शेयर होना चाहिए था वो शेयर नहीं हो पाता है, बल्कि उसका अपोजिट शेयर हो जाता है कभी कभी। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे बैरियर्स हमें इस टेबल में बताए हुए हैं, जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस, कल्चर, फीलिंग। इन सबको तुम एक बार वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो, काफ़ी इजी से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो स्टार्टिंग में हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होती कैसे है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपन इफ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर हम कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं।
इन प्रिंसिपल्स को कम्युनिकेशन के 7 C's भी कहा जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 क्लियर, जो भी हम मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 2 कंसाइज, हमें अपना मैसेज कंसाइज रखना है, यानी शॉर्ट एंड सिंपल, जो आसानी से समझा जा सके। अपने मैसेज को कंसाइज रखने के लिए हमें सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही बोलनी चाहिए। नंबर 3 कंक्रीट, यानी अपने मैसेज में हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक डिटेल्स इंक्लूड करनी है ताकि रिसीवर इजीली हमारे मैसेज को समझ पाए। नंबर 4 करेक्ट, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए और सही तरीके से शेयर करी जानी चाहिए, यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद करेक्ट ग्रामर। नंबर 5 कोहेरेंट, हमारा मैसेज एक लॉजिकल ऑर्डर में फ्लो होना चाहिए और सारी बातें आपस में और मेन टॉपिक से जुड़ी होनी चाहिए। नंबर 6 कंप्लीट, हमारे मैसेज में सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। लास्ट एंड नंबर 7 इज कॉर्टियस, हमें पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली अपने मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस को अवॉइड करना चाहिए जिससे दूसरा व्यक्ति ऑफेंड हो सकता है। इन 7 C's को फॉलो करके हम इफेक्टिवली अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन नंबर 2 पर। सेशन नंबर 2 वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। कम्युनिकेशन की एक ऐसी फॉर्म जिसमें हम वर्ड्स का यूज करके इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इसमें सबसे जरूरी ये है कि हम राइट वर्ड्स का यूज करें ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन कन्वे हो पाए। अगर हम सही जगह पर सही शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो हमारे एक्चुअल मैसेज के अर्थ का अनर्थ कर देगा और दूसरा व्यक्ति एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन ओरली भी हो सकता है, यानी बोलकर, या रिटन भी हो सकता है, यानी लिखकर। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन फेस टू फेस भी हो सकता है, यानी जब सेंडर और रिसीवर आमने सामने बैठकर बात करें, या फिर टॉकिंग ऑन फोन, कन्वर्सेशन फोन कॉल पे हो जिसमें तुम ऐसे एक दूसरे को देख तो नहीं सकते बट उसकी आवाज़ जरूर सुन सकते हो। क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशन और पब्लिक स्पीचेस, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के, जिसमें एक व्यक्ति एक साथ बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करता है। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन के ही अंदर आता है क्योंकि इसमें भी हम अपना मैसेज वर्ड्स की मदद से ही दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, जैसे लेटर्स, SMS या ईमेल लिखकर, या बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है वो सभी भी रिटन कम्युनिकेशन के ही अंदर आती है। तो अभी तक हमने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है और उसके 2 टाइप्स भी हमने देखे। अब देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ये बहुत फास्ट और इजी होती है। जो भी मैसेज हमें कन्वे करना होता है वो हम बोल कर दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं और सामने से हमें क्विकली उसका रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी इंटरैक्टिव होती है। दूसरे व्यक्ति के रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम अपने नेक्स्ट मैसेजेस को इमीडिएटली मॉडिफाई कर सकते हैं और वर्ड्स का यूज़ करके आइडियाज़ पे डिस्कशन करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। अब जहाँ वर्बल कम्युनिकेशन के कई एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज होता है तो 2 व्यक्ति जिन्हें एक दूसरे की लैंग्वेजेस समझ नहीं आती वो वर्बली एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि सामने वाले को इंग्लिश तो आती है बट जिस एक्सेंट में दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उस वजह से उसे वो बात समझने में दिक्कत हो रही हो। अब क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन हाईली डिपेंडेंट है वर्ड्स पे, तो अगर सही वर्ड्स का यूज नहीं किया जाए तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी वर्बल कम्युनिकेशन में ट्रबल क्रिएट हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब डिफरेंट कल्चर में कुछ अलग होता है, पॉजिटिव होता है, वहीं कुछ डिफरेंट कल्चर्स में उस सेम वर्ड का मीनिंग बहुत निगेटिव होता है और अलग अलग कल्चर के लोगों के बोलने की टोनैलिटी, स्टाइल और फॉर्मेलिटीज भी डिफरेंट होती है, जिससे वर्बल कम्युनिकेशन में कभी कभी दिक्कतें आ जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन के ही अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज व्हेन यू टॉक टू अ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। जब तुम काफी सारे लोगों से किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करते हो तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। पर इतने सारे लोगों के सामने जाकर बात करना काफी सारे लोगों के लिए डरावना हो जाता है और वो ये सोचकर नर्वस हो जाते हैं कि कैसे वो स्टेज पर जाके इतने सारे लोगों के सामने अपनी बात रख पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुक में 3P मेथड बताई गई है। 3P मेथड, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। तो सबसे पहले हमें अपने टॉपिक की प्रिपरेशन करनी है। टॉपिक डिसाइड करके इस बारे में हमें सोचना है कि उस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो लोग जानना चाहते हैं और तुम किस तरीके से उन टॉपिक्स को लोगों को बताओगे ताकि मैक्सिमम लोगों को इजीली तुम्हारी बात समझ में आ जाए। जिसके लिए तुम एक स्क्रिप्ट भी बना सकते हो जिसमें तुम वो सारी चीजें लिखोगे जो तुम्हें लोगों को बतानी है। सेकेंड P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस। अब जब टॉपिक डिसाइड हो गया है और हमने ये फाइनलाइज कर लिया है कि हमें क्या बोलना है और कैसे बोलना है, अब नेक्स्ट इज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम खुद से मिरर के सामने खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर फ्रेंड्स या फैमिली को अपने टॉपिक के बारे में सुना सकते हैं।
हमें प्रैक्टिस करते हुए ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि क्या हमारे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट या स्लो तो नहीं है, क्या हम सही तरीके से बोल रहे हैं यानी लाउडली और क्लियरली बोल भी रहे हैं या नहीं। और इन चीज़ों को प्रैक्टिस के साथ साथ हमें इम्प्रूव करते जाना है। अब हमने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। देन कम्स द थर्ड एंड द लास्ट पी विच इज़ टू परफॉर्म। अब हमें स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना है। जब हम स्टेज पर जाते हैं परफॉर्म करने तो नर्वसनेस फील होता है, उसको ओवरकम करने के लिए हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तुम डीप ब्रीदिंग करोगे तो उससे तुम्हारी नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाएगी और फिर तुम अपने टॉपिक के बारे में सोचो कि तुमने अभी तक क्या प्रिपेयर किया है, तुमने उसकी जो प्रैक्टिस करी है उसको रिकॉल करो और फिर कॉन्फिडेंटली उसे तुम स्टेज पर जाकर सबके सामने प्रेजेंट करके आओ। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन नंबर 3 पर। सेशन नंबर 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, नॉन वर्बल में उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बिना कोई वर्ड्स का इस्तेमाल किए अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं बाय यूजिंग एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड बॉडी पोस्चर्स। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारी डे टू डे कन्वर्सेशंस मोस्टली नॉन वर्बल ही होती हैं। जो हम बोलते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो ये रखता है कि हम उसे कैसे बोल रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोनैलिटी, ये सभी चीज़ें हमारे मैसेज को और इम्पैक्टफुल बनाने में हमारी मदद करती हैं और हमारे इमोशंस को इफेक्टिवली कन्वे करने में मदद करती है। और अगर इन केस वर्बल कम्युनिकेशन कुछ बैरियर्स की वजह से ना हो पाए, जैसे नॉइस या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, तो उसमें हम अपने हैंड मूवमेंट्स के थ्रू अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। मान लो कोई तुम्हारा दोस्त बहुत दूर खड़ा है, वहां तक तुम्हारी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो तुम अपने हैंड मूवमेंट्स के थ्रू अपना मैसेज उस तक पहुंचा सकते हो। जेस्चर्स जैसे नमस्ते टू ग्रीट समवन और एक्सप्रेशंस जैसे हैप्पीनेस शो करने के लिए स्माइल करना या फिर एक सैड फेस बना लेना जब तुम अपसेट हो, ये सभी तुम्हारे इमोशंस को कन्वे करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, जेस्चर्स, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट और पैरा लैंग्वेज, ये सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। एक्सप्रेशंस जैसे स्माइल, जैसे कि हमने पहले देखा था, हमारे हैप्पी इमोशन को कन्वे करने में मदद करता है। एक करेक्ट बॉडी पोस्चर कॉन्फिडेंस शो करता है। क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेस करना या ग्रीटिंग के लिए नमस्ते करना, ये सभी जेस्चर्स के अंदर आते हैं। टच के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फर्म हैंड से कॉन्फिडेंस शो करता है और जब हम शाबाशी देने के लिए किसी की पीठ थपथपाते हैं, इस सब में भी हम टच के थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। दो व्यक्तियों के बीच कितना स्पेस है वो दर्शाता है कि वो दोनों कितने क्लोज हैं। और बातें करते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन करना तुम्हारा कॉन्फिडेंस शो करता है। ये दर्शाता है कि तुम सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड हो। वहीं अगर तुम बात करते हुए इधर उधर देखने लगोगे तो सामने वाले को लग सकता है कि तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। लास्ट इज पैरा लैंग्वेज। हमारी वॉइस की टोन, स्पीड और वॉल्यूम काफ़ी हद तक हमारे कम्युनिकेशन पर इम्पैक्ट डालती है। जैसे अगर तुम बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगोगे तो इट सोर्स कि तुम एक्साइटेड हो या फिर तुम बहुत नर्वस हो। वहीं अगर तुम बहुत स्लो बोलोगे तो इट में साउंड लाइक कि तुम बहुत सैड हो या कोई ऐसे सैड चीज़ सुना रहे हो। तो इसलिए अपने मैसेज के अकॉर्डिंग राइट स्पीड, टोन और वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू तुम अपना मैसेज कन्वे करते हो। इसमें मेन एडवांटेज ये होता है कि इसमें तुम्हें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानने की जरूरत नहीं होती। तुम डायरेक्टली विजुअल्स को देखकर मैसेज समझ सकते हो। जैसे बुक में ये कुछ विजुअल्स दिए हुए हैं, ट्रैफिक सिग्नल के, लेडीज और जेंट्स को शो करने के विजुअल्स, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को शो करने का सिंबल, प्ले और पॉज करने वाला सिंबल। तो इन्हें तुम एक बार देख लेना, ईजी है काफ़ी, और काफ़ी सारे तो तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन नंबर 4 राइटिंग स्किल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। अपना कोई भी मैसेज अगर हमें शेयर करना होता है तो उसके लिए हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हम सेंटेंसेस को ही सही तरीके से नहीं फॉर्म करेंगे तो हमारे मैसेज की जो एक्चुअल मीनिंग है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए सेशन में हम बेसिक ग्रामर सीखेंगे ताकि सेंटेंसेस को हम अच्छे से लिखना सीख जाएं। पर एक सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है? A sentence is a group of words that communicate a complete thought। एक सेंटेंस काफ़ी सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि कंप्लीट थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस करता है। जैसे राजू स्कूल जाता है, कंप्लीट सेंटेंस है। बट अगर हम कहें कि राजू जाता है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ क्योंकि ये कंप्लीट थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस नहीं बनाते उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। जैसे राजू जाता है, ये एक फ्रेज है। एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड होता है एक फुल स्टॉप के साथ या फिर एक क्वेश्चन मार्क के साथ या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे। पर सेंटेंसेस में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पे हमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना होता है। उसके बारे में जान लेते हैं। इसको याद रखने के लिए हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं MINTS, मिंट्स, जिसमें M स्टैंड करता है मंथ्स के लिए। तो जब भी हम मंथ्स का नेम लिखते हैं, जैसे माई स्कूल विल रीओपन इन जुलाई,
तो इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है मंथ के नेम में, जैसे कि जुलाई का जे, वो हम कैपिटल में लिखते हैं। नेक्स्ट इज आई। जब भी हम आई एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसे हम कैपिटल में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, इसमें हम आई को कैपिटल में लिखते हैं। मिन्ट्स का एन स्टैंड करता है नेम्स के लिए। तो जब भी हम सेंटेंसेस में किसी व्यक्ति, जगह या किसी दिन का नाम लिखते हैं तो उनके नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्यूसडे विद्या विल बी इन राजस्थान, इसमें ट्यूसडे का टी कैपिटल में होगा, विद्या का वी और राजस्थान का आर भी कैपिटल में लिखा जाएगा। मिन्ट्स का टी रेफर करता है टाइटल्स को, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, इसमें डॉक्टर का डी आर में जो डी होता है ना वो कैपिटल में लिखा जाता है, और मिस्टर में एम आर का एम जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है। और लास्ट है एस विच रेफर्स टू द स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस। ये तो हम जानते ही हैं कि हर एक सेंटेंस का जो स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंक्चुएशन के बारे में। तो फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एफएस्ट्रॉफी, ये सभी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस के पार्ट्स को अलग अलग करने में और सेंटेंसेस की मीनिंग बताने में काम आते हैं। फुल स्टॉप का यूज सेंटेंसेस के एंड को शो करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सब्सक्राइब्ड टू रीडर्स वेन्यू, फुल स्टॉप। सेंटेंस के बीच में पॉज को इंडिकेट करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रीडर्स वेन्यू यूट्यूब चैनल इज बेस्ट फॉर आईटी प्रिपरेशन, कॉमा, एंड इट्स वेबसाइट प्रोवाइड्स बेस्ट नोट फॉर आईटी। तो जब हम पॉज इंडिकेट करते हैं किसी सेंटेंसेस के बीच में, वहां पे कॉमा यूज होता है। क्वेश्चन मार्क का यूज होता है क्वेश्चंस के एंड में, जैसे हैव यू लाइक्ड दिस वीडियो, क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है उन वर्ड्स या सेंटेंसेस के एंड में जहां पर एक्सट्रीम इमोशन प्रेजेंट होता है, जैसे शॉक, सरप्राइज या एंगर। फॉर एग्जाम्पल यू आर लेट, एक्सक्लेमेशन मार्क। एफएस्ट्रॉफी मार्क के बाद अगर एस आता है वर्ड में तो उसका यूज होता है कोई बिलोंगिंग या पोजेशन को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वैष्णवीज पेन, ये वैष्णवी की पेन है। और एफएस्ट्रॉफी का यूज होता है कुछ वर्ड्स की शॉर्टन फॉर्म को शो करने के लिए, जैसे लेट अस को हम लेट्स लिखते हैं और इज नॉट को हम इजंट लिखते हैं, उसमें एफएस्ट्रॉफी का यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो तुमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है तो इजीली हो जाएगा। सबसे पहला है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज के नाम को नाउन कहा जाता है, जैसे राम गोज टू स्कूल, इसमें राम और स्कूल नाउन है। प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स ही प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है जो कि राम की जगह पे यूज हुआ है। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो कि ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि कोई एक्शन को शो करते हैं, जैसे राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, इसमें सिटिंग एक वर्ब है। रनिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, ये जो भी वर्ड्स हैं जो कि किसी एक्शन को शो करते हैं उन्हें वर्ब्स कहते हैं। Adverbs are the words that add meaning to verbs, adjectives and other adverbs. Adverbs वो words होते हैं जो कि verbs, adjectives और other adverbs को कोई meaning देते हैं। जैसे example से समझते हैं, She ran quickly to catch the bus. इसमें quickly एक adverb है जो कि verb में meaning add कर रहा है कि वो तेजी से भागी। कैसे भागी? तेजी से। तो भागना तो verb था, पर कैसे भागी उस चीज को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? हमारा एडवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है कि सी रैन क्विकली। और भी जो वर्ड्स हैं जैसे इजीली, बिफोर, इनसाइड, ये सब भी एडवर्ब्स होते हैं। इन सब के अलावा कुछ सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होती है, उन्हें जान लेते हैं। आर्टिकल्स, वर्ड्स जैसे कि ए, एन, द, ये सभी आर्टिकल्स कहलाते हैं। एन का यूज होता है उन वर्ड से पहले जिनका वावल साउंड होता है, जैसे कि एन एप्पल, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल्स कहलाते हैं। ये तुम्हें आई होप पहले से पता होगा। ए का यूज होता है उन नाउन से पहले जिनका वावल साउंड नहीं होता, जैसे अ बुक, अ टेबल। द का यूज किया जाता है बहुत स्पेसिफिक या वेल नोन चीजों से पहले, जैसे द सन। और सुपरलेटिव फॉर्म से भी पहले द का यूज होता है, जैसे ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द रूम। कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो नाउन, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी लाइक्स टी एंड कॉफी, ही क्राइड बिकॉज सी लेफ्ट हिम। कंजक्शंस के बिना तुम सेंटेंसेस को कुछ ऐसे लिखते, शीला वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट। तो इसमें हमें बहुत लंबा सेंटेंस लिखना पड़ रहा है, दो अलग सेंटेंस लिखने पड़ रहे हैं। वहीं अगर हम कंजक्शंस का यूज करेंगे तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। तो कंजक्शंस का यूज कहाँ कहाँ होता है? दो नाउन, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। ये कुछ कंजक्शंस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन नाउन्स, प्रोनाउन से पहले लिखे जाते हैं और एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का बाकी शब्दों के साथ रिलेशन को शो करते हैं। ये टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, इन सभी के बारे में भी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। एट, ऑन, अंडर, इन,
ये सभी कुछ प्रीपोजिशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी अराइव्ड एट नून, द कैट इज ऑन द रूफ, राहुल इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, आई लिव इन दिल्ली। लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन या सेंटिमेंट को कन्वे करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनके एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, जो कि सरप्राइज या एडमिरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। आउच, पेन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने 4 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद के सेशंस काफ़ी ज़्यादा इजी और छोटे से हैं, तो उन्हें भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सेशन नंबर 5, राइटिंग स्किल्स, सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के बारे में अभी तक हमने जाना, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिटेल्स देखी। उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो जनरली सेंटेंसेस को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो व्यक्ति या वस्तु जो किसी एक्शन को परफॉर्म करती है, वर्ब उस एक्शन को डिनोट करता है और ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति या वस्तु कहलाती है जो कि उस एक्शन को रिसीव करती है। जैसे दिव्या रीड्स अ बुक, इसमें दिव्या एक सब्जेक्ट है जो कि रीडिंग का एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो रीड्स वर्ब है और कौन उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, अ बुक। तो बुक इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करते हैं, जैसे सी बॉट अ बुक, इसमें बुक जो कि एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रही है। वहीं दूसरे एग्जांपल में वैष्णवी गिफ्टेड हर बुक टू आयुष, तो इसमें बुक एक डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रही है और आयुष एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सिंपली अगर डिफरेंशिएट करें तो अगर हम व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, और टू हुम या फॉर हुम पूछेंगे तो उसमें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा। जैसे व्हाट डिड वैष्णवी गिफ्ट टू आयुष, बुक जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू हुम वैष्णवी गिफ्टेड इट, आयुष, आयुष को गिफ्ट किया ना वैष्णवी ने, तो आयुष एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, 2 टाइप्स में हम सेंटेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म करता है उसे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे संजय ब्रोक द ग्लास, इसमें संजय जो कि सब्जेक्ट है एक एक्शन परफॉर्म करता है। और सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करते हैं उन्हें पैसिव वॉइस सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, इसमें द ग्लास एक सब्जेक्ट है जो कि एक्शन रिसीव कर रहा है बाय संजय। अकॉर्डिंग टू पर्पस अगर हम सेंटेंसेस को डिवाइड करें तो सेंटेंसेस को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट। ये सबसे कॉमन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट कन्वे करते हैं और ये एंड होते हैं एक फुल स्टॉप के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। दूसरे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जो कि कोई सवाल पूछते हैं और इनके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे डू यू लाइक मी, क्वेश्चन मार्क। तीसरे टाइप के सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे जॉय, सैडनेस या फियर को एक्सप्रेस करते हैं और इनके एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। इन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई केम फर्स्ट इन द क्लास, एक्सक्लेमेशन मार्क। लास्ट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जो कि कोई ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट को शो करते हैं उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो टू कॉलेज टुडे, क्लीन दिस रूम, ये एक ऑर्डर है, राइट? तो वो सेंटेंसेस जो कि कोई ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट को शो करते हैं उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो ये बात हुई सेंटेंसेस की, हमने उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिटेल में देखा, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस के बारे में जाना। अब एक लेवल अप करते हैं, ठीक है? अब पैराग्राफ्स के बारे में जानते हैं। पैराग्राफ यानी अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। जब हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस को एक साथ लिख देते हैं, उसका एक ग्रुप बन जाता है, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। और पैराग्राफ लिखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे जब हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि उस पैराग्राफ के अंदर आने वाले सारे सेंटेंसेस सेम आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो, और जब हमें कोई डिफरेंट आइडिया को मेंशन करना हो तो उसके लिए हम कोई नया पैराग्राफ बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है बुक में, उसके थ्रू इस बात को हम समझते हैं। मान लो तुम अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हो, तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो सेंटेंसेस होंगे जो कि तुम्हारे स्कूल के नाम, लोकेशन, साइज और बाकी डिटेल्स के बारे में बताएंगे। इसे तुम एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी कह सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में तुम उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो जो कि तुम्हें अपने स्कूल के बारे में पसंद है, और इस तरह तुम्हारा एक टॉपिक लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे, सेशन नंबर 6, प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। प्रोनाउंसिएशन यानी कैसे तुम किसी वर्ड को कहते हो। अगर सही तरीके से किसी शब्द को कहा जाए तो व्यक्ति खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा व्यक्ति भी उसे अच्छे से समझ पाता है। वहीं अगर तुम्हारे शब्दों का उच्चार अच्छा ना रहा तो उससे तुम्हारी बात में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है और लोगों को दिक्कत हो सकती है तुम्हारी बातों को समझने में। तो इसलिए इस सेशन में हम प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है हमारा फोनेटिक्स।
फोनेटिक्स एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की जो कि स्टडी करती है साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच को। ये बेसिकली ये देखती है कि हम बोलते वक्त कैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो साउंड्स ट्रेवल करते हैं और कैसे वो साउंड सुनाई देते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे एक सेम लेटर का अलग अलग शब्दों में अलग अलग साउंड आता है। जैसे कैट, बैक, लैक। वहीं ए का कार वाले में आ का साउंड आता है, कार, पार्क, डार्क। और ए का साउंड कॉल, बॉल, टॉल में ऑ का साउंड आता है, ऑ, कॉल, बॉल, ऑल, टॉल, राइट। तो अल्फाबेट तो हमारा सेम है बट इसका अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग साउंड है। इसके बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि तभी हम अलग अलग वर्ड्स को सही तरीके से बोलना सीख पाएंगे। तो डिफरेंट साउंड्स के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल्स होते हैं। सेकंड इज डिफ्थोंग्स, यानी वो साउंड जो दो वावल के कॉम्बिनेशन से बने। जैसे हाउस वर्ड में आउ साउंड जो है वो दो वावल से मिलकर बना है, ओ और यू। हिंदी में अगर देखें तो ये दो स्वरों से मिलकर बना है, आ और ऊ, आउ, हाउस। और इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो फाइन जो ये वर्ड है इसमें आई, तो इसमें आई साउंड जो है फाइन, आई, वो दो वावल के कॉम्बिनेशन से बना है, ए और आई। हिंदी में देखें तो ये दो स्वरों के कॉम्बिनेशन से बना है, आ और ई, फाइन, राइट। कॉन्सोनेंट साउंड्स में वो सभी साउंड्स आ जाएंगी जो कि ना ही वावल साउंड है और ना ही डिफ्थोंग्स है। जैसे टैप में टी का साउंड, टॉ, टैप, राइट। मैन में एम, मैन, कॉन्सोनेंट साउंड है। और सन में एस, सॉ, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट सेशन है हमारा ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन के बारे में। जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं या किसी से बात करनी शुरू करते हैं उससे पहले हम उन्हें ग्रीट करते हैं, जैसे हेलो, हाय। या अगर किसी को फॉर्मली ग्रीट करना हो तो हम उसे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग मैम। तो इसी तरह ग्रीटिंग्स चेंज हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस व्यक्ति के लिए है और किस समय बोली जा रही है, राइट। तो ग्रीटिंग्स बेसिकली फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल ग्रीटिंग जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, जो कि हम टीचर या सीनियर के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली इन प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉलेजेस या ऑफिसेज में हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी अपने दोस्त को ग्रीट कर रहे हो या फैमिली मेम्बर या किसी वेल नोन पर्सन से बात कर रहे हो, जैसे हाय वैष्णवी, हेलो दोस्तों। ये सारी कुछ इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। कुछ ग्रीटिंग्स टाइम के अकॉर्डिंग भी होती हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। और ग्रीट करने के बाद शुरू होता है हमारा इंट्रोडक्शन। मतलब हम सबको इंट्रोडक्शन नहीं देते अपना, बट जिससे हम पहली बार मिल रहे होते हैं या फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं उसको हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, अपने बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे अपने होम टाउन के बारे में बता देते हैं या अपनी जॉब के बारे में भी हम बता सकते हैं या अपने इंटरेस्ट के बारे में हम बता सकते हैं। और अगर खुद के अलावा किसी और को हमें इंट्रोड्यूस करना हो तो उसमें भी हम उसका नाम बताते हैं और ये बताते हैं कि हम उसे कैसे जानते हैं और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी हम बता सकते हैं, जैसे दिस इज़ माई फ्रेंड सोनी, वी स्टडी इन द सेम क्लास एंड सी इज़ अ गुड सिंगर। नेक्स्ट सेशन भी हमारा इसी से रिलेटेड है, सेशन नंबर 8, टॉकिंग अबाउट सेल्फ, यानी खुद के बारे में बताना या खुद के बारे में बात करना, जो कि स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से, जैसे आई एम हरीश शेट्टी, आई एम इन हाई स्कूल। और फिर उसके बाद हम अपनी बेसिक डिटेल्स बता सकते हैं, जैसे आई एम 15 ईयर ओल्ड, आई स्टे इन आगरा। अब इसके बाद हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि हमें पसंद है, जैसे आई लाइक प्लेइंग चेस, आई डोंट लाइक समर्स। और लास्टली हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे मैं स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी लिख लेता हूँ, आई कैन राइट स्टोरीज़ वेरी वेल, पर काफ़ी सारे काम अधूरे छोड़ देता हूँ, आई लीव टास्क इनकम्प्लीट। अपने बारे में डिटेल्स हमें हमेशा बोलनी नहीं होती है बल्कि कभी कभी लिखनी भी होती है, जैसे फॉर्म फिल करने वक्त। तो फॉर्म फिल करने के लिए बेसिक डिटेल्स हमें बुक में दी हुई है, उसे तुम देख सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम लिखना होता है, लास्ट नेम वाले रो में लास्ट नेम लिखना होता है, एड्रेस वाली में एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। ये तुम देख सकते हो, मतलब तुम्हें ये आता ही होगा ऑलरेडी, है ना। उसके बाद हमारा लास्ट सेशन है, लास्ट के 2 सेशन है, सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10, जो कि है आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों क्वेश्चन पूछना जरूरी है या क्या नीड है उसकी, और कैसे हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं और क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, आखिर क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत क्या है। तो क्वेश्चंस हम यूजुअली पूछते हैं ताकि हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन पता लग पाए, या ये कंफर्म करने के लिए कि जो हमें ऑलरेडी पता है वो सही है भी या नहीं। तो डाउट्स, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर अगर किसी से बात शुरू करनी हो तो भी हम उनके बारे में क्वेश्चन पूछकर बात शुरू करते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, राइट। इन सभी केसेस में हमें क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत पड़ती है। और क्वेश्चन पूछने के लिए हम 5W + 1H मेथड का यूज़ कर सकते हैं। 5 W's आर हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, और 1H इज़ हाउ। ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता करना होता है तो हम हु का यूज़ करते हैं, जैसे हु इज़ द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास,
क्लास में नया बच्चा कौन है, हु यानी कौन। और जब किसी जगह के बारे में हमें क्वेश्चन करना होता है तो हम यूज़ करते हैं वेयर का, वेयर डज सी लिव, वो कहाँ रहती है, वेयर यानी कहाँ। और जब क्वेश्चन हो टाइम के रिगार्डिंग, जैसे व्हेन डिड सी जॉइन स्कूल, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया, तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं। व्हेन यानी हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, व्हेन कब। व्हाट यानी क्या, व्हाट इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो जब किसी चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं या कोई आइडिया या एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं तो व्हाट का यूज़ करते हैं। देन वाई, वाई यानी क्यों, जब हम कोई रीज़न पता कर रहे होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, जैसे वाई इज सी नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द क्लास, वो क्लास में किसी से भी बात क्यों नहीं कर रही है, तो इसमें हम वाई का यूज़ करते हैं। लास्ट इज हाउ, 1H की बात कर रहे थे हम, है ना। तो हाउ यानी कैसे, जैसे हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स, मैं उसकी दोस्त बनाने में कैसे मदद कर सकता हूँ। इसमें हम मेथड के बारे में सवाल कर रहे होते हैं कि कैसे मैं करूँगा, तो उसमें हम हाउ का यूज़ करते हैं। और अब है हमारा लास्ट सेशन आस्किंग क्वेश्चंस का। इसमें हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो बेसिकली क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर सिंपल वन वर्ड का होता है, जैसे यस या नो वाले क्वेश्चंस। जैसे डू यू हैव अ टीवी एट होम, क्या तुम्हारे घर में टीवी है। अब इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। बट ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं होता, बल्कि थोड़ा डिटेल्ड होता है, राइट। जैसे व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, इसका आंसर यस या नो में नहीं होगा, बल्कि थोड़ा डिटेल्ड होगा। जैसे आई लाइक टू वॉच मूवीज़ ऑन टीवी, मुझे टीवी में मूवीज़ देखना पसंद है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं होता है, बल्कि थोड़ा डिटेल्ड होता है, उन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करनी होती है वो हमें इस बुक में दिया हुआ है। जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की हम फ्रेमिंग कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स ऐड करके, जैसे कैन, सेल, मे, शुड, कुड। फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक इट, अब इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, राइट। तो जैसे एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, तो इसका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स का ऐड करके, डू दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, क्या वो रोज फोन पे बात करते हैं। अब इसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, तो हमने एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना लिया हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से। क्लोज एंडेड क्वेश्चन की हम फ्रेमिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें हम पोजीशन चेंज कर दें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की। जैसे ही इज़ देयर, इसका अगर हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना हो तो हम लिखेंगे इज़ ही देयर, क्या वो वहाँ पर है। यू कैन हेल्प मी, इसको अगर हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन में चेंज करना हो तो हम इसे बना सकते हैं कैन यू हेल्प मी। और वहीं अगर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस को फ्रेम करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करके, जो कि हमने पहले देखा था, व्हाट, वाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड्स का यूज़ करके हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका एक थोड़ा डिटेल्ड आंसर होगा, यस या नो तो नहीं होगा, राइट। व्हाट डिड यू डू, वाई डिड यू गो देयर, हाउ डिड यू गो, ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।